Hello my dear students, this is Hanman Kumar and you all are watching my YouTube channel Education Empowers। मैं अपने YouTube चैनल पे कंप्यूटर साइंस की एजुकेशनल और टेक्निकल वीडियोस को अपलोड करता हूं और अगर आप चाहते हैं कि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल जो कि डाटा विजुअलाइजेशन का पार्ट 5 थी में मैंने आपको बार चार्ट के बारे में और उसके एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस के बारे में बताया था। आई होप बार चार्ट के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा और आपने उसका प्रैक्टिकल भी कर लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको देख लीजिए। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डाटा विजुअलाइजेशन की एक और मॉड्यूल पाई चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि पाई चार्ट होता क्या है। तो पाई चार्ट एक सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, जिसमें पूरे डाटा को स्लाइसेस में डिवाइड किया जाता है और उनको उनके न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। अगर मैं आपको एक फिगर दिखा के इसकी बात करूं तो आपको ज़्यादा बेटरली समझ आएगा। तो यहाँ पे देखिए, सपोज एक स्टूडेंट है जिसने हाल ही में कोई एग्ज़ाम दिया है और उसने ये 6 सब्जेक्ट ऑप्ट किए हुए थे और उसका जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। अब उसको पता है कि उसने हर सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है और उसने उसको विजुलाइज करना है ग्राफिकली भी कितना कंट्रीब्यूशन हर सब्जेक्ट का उसके टोटल मार्क्स में है। तो यहाँ पे हम पाई चार्ट को यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे जितना भी उसने इंग्लिश में स्कोर किया, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी में स्कोर किया, उसका यहाँ पे एक पाई चार्ट बना हुआ है। अब हम यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि उसके टोटल स्कोर में इंग्लिश की जो कंट्रीब्यूशन है वो 27% है, मैथ की कंट्रीब्यूशन 13%, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी की 17, 23, 12 एंड 8% रिस्पेक्टिवली उनकी कंट्रीब्यूशन उसके टोटल मार्क्स में है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पाई चार्ट एक सिंगल डाटा रेंज को ही प्लॉट करता है, यानी कि ये एक ही एरिया में अलग अलग आइटम का कितना कंट्रीब्यूशन है, शेयर है, प्रोपोर्शन है, उसको बताता है। इसमें सारे डेटा को सर्कल की फॉर्म में डिस्प्ले किया जाता है और वो सर्कल किसी एक डोमेन को रिप्रेजेंट करता है और उस डोमेन में अलग अलग आइटम्स हो सकती हैं और उन आइटम का उस डोमेन में कितना शेयर है, कितना हिस्सा है, वो हम पाई चार्ट के द्वारा कर सकते हैं। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अपने आईडीएलई पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी आईडीएलई ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाएंगे और सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज PLT। यहाँ पे PLT मैंने इसको एब्रिवेट कर दिया और यहाँ पे मैं मार्क्स लिखूंगा पहले अपने, वही एग्जांपल जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दी थी पिछली एग्जांपल, उसी को कंसीडर करते हैं यहाँ पे और इनके टोटल स्कोर्स को हम नोट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स की एक लिस्ट बना लेता हूँ। 98, 92, 78, 67, 87, 72, ये मेरी मार्क्स की लिस्ट बन गई और मैं plt.py फंक्शन को यूज़ करके पाई चार्ट को इसको पास कर दूंगा मार्क्स को और इसको रन करता हूँ। इसके बाद plt.show लिख के, क्योंकि शो लिखने के बाद ही हमें ये शो होगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ पाई 5 और अब इसको रन करते हैं तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे मेरा पाई चार्ट तो बन चुका है, लेकिन यहाँ पे कौन सा पोर्शन किस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये मेरे को पता नहीं लग रहा। तो यहाँ पे हम इसको लेबल्स देंगे। एक मैं लेबल्स की लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ पे, जिसको मैं नेम दे देता हूँ सब्जेक्ट्स इक्वल, यहाँ पे लिस्ट बनाऊंगा मैं और ये मेरी लिस्ट बन गई। अब मैं इसमें अपने सब्जेक्ट्स को ऐड करूँगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो मैंने अपने 6 सब्जेक्ट्स जिनकी लिस्ट भी बना ली है। तो यहाँ पे एक मेरे पास इसकी एट्रीब्यूट आती है और यहाँ पे लेबल्स की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और उसको सब्जेक्ट पास कर दूँगा जो कि एक लिस्ट की फॉर्म में है और इसको रन करूँगा सेव करके। तो जी, अब यहाँ पे मेरे को पता चल चुका है कि हिंदी को कौन सा प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश। तो इस तरीके से हम अपना पाई प्लॉट जो है उसको लेवलिंग भी कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स आती हैं इसकी। यहाँ पे मैं अपने कलर्स को भी अलग अलग कर सकता हूँ, मतलब कि मैं अलग अलग कलर अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग दे सकता हूँ। तो जो सीक्वेंस आप जिस सब्जेक्ट को जो कलर देना चाहते हैं उसी की एक लिस्ट यहाँ पे बना लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बना ली है, जैसे हिंदी को रेड कलर देना चाहता हूँ, इंग्लिश को ग्रीन, और ऐसे ही सो ऑन जो आप यहाँ पे कलर यूज़ करना चाहते हैं इनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए। और यहाँ पे इसकी एक एट्रीब्यूट है कलर्स, COLORS इक्वल यहाँ पे CLR पास कर दीजिए, सिर्फ क्योंकि हमारी लिस्ट का नाम जो है CLR है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं और चेक करते हैं जी। यहाँ पे अब हमने जो कलर दिए थे, हिंदी को जैसे हमने रेड दिया था, बायोलॉजी को सिल्वर दिया था, केमिस्ट्री को ऑरेंज दिया था एंड मैथ को येलो दिया था, इंग्लिश को ग्रीन दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग इसने कलर ले लिए। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी मेरे पास आती है शेडो की। शेडो क्या करेगी, इसको थोड़ा सा मतलब कि इसको शेडो बना देगी। तो यहाँ पे शेडो की प्रॉपर्टी जो है बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है, मैं इसको ट्रू पास कर दूंगा। और अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो चेक करते हैं, देखिए अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी शेडो आ चुकी है नीचे। डन। तो इस तरीके से हम ये शेडो की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं इसकी। और नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है हमारे पास स्टार्ट एंगल की। मैं इसको 90 डिग्री दे दूंगा और यहाँ पे देखते हैं पहले इसको रन करके इसके क्या इफेक्ट आते हैं। देखिए यहाँ पे अब जो ये फर्स्ट एट्रीब्यूट है मेरी जो कि हिंदी है, तो यहाँ पे हिंदी से 90 डिग्री से स्टार्ट हुई और उसके बाद इसने अपना प्रोपोर्शन लिया, फिर इंग्लिश नेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली इसको चेंज कर दूं और 120 कर देता हूँ तो, और चेक करते हैं। अब देखिए ये जो हिंदी का एंगल है कहाँ से स्टार्ट होगा, तो हिंदी का एंगल देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब कि ये मेरा 120 डिग्री का एंगल बन चुका है। तो यहाँ से इसने अपना प्रोपोर्शन लेना स्टार्ट किया और अप टू सो ऑन ये घूमता गया। आई होप आपको ये एंगल की प्रॉपर्टी भी समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट है मेरे पास एक्सप्लोड। अगर मैं चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ और थोड़ा सा बाहर उसका हिस्सा निकालना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी आती है एक्सप्लोड की। तो यहाँ पे मैं उसको यूज़ करूँगा एक्सप्लोड, और इसको भी मेरे को लिस्ट पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं पहले EX की लिस्ट बना लेता हूँ। जिस हिस्से को मैं बाहर निकालना चाहता हूँ तो उसको थोड़ी सी मैं वैल्यू दूंगा और वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। बाकियों को मैं 0 दे देता हूँ और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैथ जो है मेरा थोड़ा सा बाहर निकले, तो 0.2 मैं यहाँ पे कर देता हूँ और बाकी सभी को मैं 0 ही रखता हूँ। तो यहाँ पे अब चेक करते हैं, एक्सप्लोर की प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ जो मेरी लिस्ट है यहाँ पे, और इसको रन करता हूँ तो चेक करते हैं। देखिए जी, तो यहाँ पे मैथ का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा बाहर निकल चुका है और ये अपने आप को हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एक मेरे पास प्रॉपर्टी आती है ऑटो PCT। तो यहाँ पे देखिए जो भी मेरा डाटा डिस्प्ले हो रहा था, अगर मैं इसको एक बार बंद करूँ और मैं फिर से आपको डिस्प्ले करूँ इन चार्ट को, तो यहाँ पे देखिए कौन सा सब्जेक्ट कितने प्रोपोर्शन, मतलब कि कितनी कंट्रीब्यूशन पूरे टोटल में डाल रहा है, उसकी परसेंटेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही। तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए हमें ऑटो PCT यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन ऑटो PCT के बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले बताना चाहूँगा भी ये काम कैसे करता है। तो ऑटो PCT का ये फॉर्मेट है हमारे पास। तो ऑटो PCT के फॉर्मेट के बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसका फॉर्मेट स्टार्ट होता है परसेंट से। तो परसेंट का मतलब होता है ये एक स्पेशल स्ट्रिंग है और इसका एक स्पेशल मीनिंग है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लैग। तो फ्लैग क्या होता है, इससे पहले हम विड्थ के बारे में जानेंगे। विड्थ होती क्या है भी, मतलब कितने डिजिट्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, मतलब कि अगर फ्लोटिंग पॉइंट है तो पॉइंट से पहले कितने और बाद में कितने, टोटल मिला के कितने डिजिट्स डिस्प्ले होने हैं। और फ्लैग क्या है, अगर वो डिजिट जो डिस्प्ले होने वाले हैं वो कम है, जो भी हम यहाँ पे विड्थ देंगे 6 दे दी और वो डिस्प्ले होने वाले डिजिट सिर्फ 4 हैं, तो उसके आगे 0 से प्रोसीड हो जाएगा फ्लैग। तो फ्लैग अगर हम 0 देंगे तो होगा। उसके बाद डॉट प्रेसिजन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि डॉट से बाद में कितने डिजिट आएंगे, कि डॉट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स यहाँ पे आएंगे। टाइप है यहाँ पे 2 टाइप की है हमारे पास, फ्लोट और इंटीजर। अगर इंटीजर दिया है तो यहाँ पे डॉट के बाद कोई पॉइंट नहीं आएगा। अगर आपने फ्लोट दिया है तो उसके बाद डेसिमल के बाद मतलब कि डाटा जो है आपका फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। और टाइप फ्लोट के लिए हम F यूज़ करते हैं और इंटीजर के लिए हम I और D यूज़ करते हैं। उसके बाद हम अगर परसेंट का सिंबल यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हमें डबल % देना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल % का अपना स्पेशल मीनिंग होता है। और अगर हम डबल % देंगे तो उस सिंबल % में रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा देता हूँ। तो आइडियली पे चलते हैं पहले, और यहाँ पे ऑटो PCT, यहाँ पे मैं अपना फॉर्मेट दे दूंगा %05D
और इसको क्लोज कर देता हूँ। रन करते हैं, चेक करते हैं अब क्या मेरा रिजल्ट आया। यहाँ पे डी मेरे पास इंटीजर है, तो हाँ जी, यहाँ पे देखिए मैंने 5 दिया था, तो यहाँ पे टोटल 5 डिजिट है और उसको 2 ही डिजिट डिस्प्ले हुए। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस थी उसने क्या कर दिया, उसको 0 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमने फ्लैग 0 यूज़ किया था। यहाँ पे देखिए ये मेरा फ्लैग 0 है और मैंने टोटल 5 डिजिट यूज़ किए थे और डी का मतलब इंटीजर। उसके बाद अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ परसेंटेज साइन लास्ट पे, तो यहाँ पे मैं इसको %% यूज़ करके रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब इसके बाद परसेंटेज भी आने लग गया। और अगर आप चाहते हैं कि डाटा आपका फ्लोटिंग पॉइंट में आए, डेसिमल में डाटा आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट के बाद कितने डिजिट आप प्रिसीजन के बाद देना चाहते हैं वो देंगे हम, और यहाँ पे डी की जगह अब हम एफ यूज़ करेंगे और इसको रन करते हैं और चेक करते हैं। तो जी अब देखिए यहाँ पे टोटल डिजिट जो है मेरे 1 2 3 4 5 इंक्लूडिंग डॉट उसने क्या किया, मेरे को ये रिजल्ट दिया। और अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। अगर मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ वहाँ पे जाके, अगर यहाँ पे मैं इसको 4 कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इसको 7 कर देता हूँ, तो चेक करते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो रिजल्ट जो है और डीप में आएगा मेरे पास। डॉट के बाद मेरे पास 4 डिजिट आएंगे, देखिए 1 2 3 4 और टोटल नंबर डिजिट देखिए मेरे पास 7 है, 1 2 इंक्लूडिंग डॉट ये 4 और 3 ये 7 हो गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑटोपिसिटी की प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो टोटल जो सर्कल था हमारा, जैसे ये सब्जेक्ट का टोटल सर्कल था, इसमें हर सब्जेक्ट ने अपना अपना प्रोपोर्शन कैसे लिया। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करते हैं, जितने भी मार्क्स हमारे थे टोटल ये सारे ऐड हुए और ऐड होने के बाद इनका जितना भी टोटल बन रहा था, जैसे यहाँ पे मैंने इनको ऐड किया सभी को, तो सभी का टोटल 494 हुआ। तो उसके बाद हर सब्जेक्ट अपना परसेंटेज निकालेगा। यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है, ये पाई फंक्शन अपने आप यहाँ पे आपके लिए करेगा। तो यहाँ पे हिंदी की स्लाइस कितनी बन रही है, देखिए 19.83%, मतलब कि इसका जो प्रोपोर्शन है टोटल में वो 19.83 है। और यहाँ पे हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट के मार्क्स कितने हैं और टोटल कितने हैं, 98 डिवाइड बाय 494, तो उसके बाद हमें ये इसकी परसेंटेज मिल जाएगी। इस तरीके से हम ये टोटल परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको करने की जरूरत नहीं है, ये पाई चार्ट आपके लिए खुद करेगा, लेकिन हमें इसके बारे में पता होना चाहिए भी हर सब्जेक्ट अपना प्रोपोर्शन कैसे लेता है। तो यहाँ पे इसके बाद इसको अगर आप एड अप करोगे तो ये टोटल 100% बन जाएगा। तो इस तरीके से आई होप आपको ये पता चल चुका होगा कि प्रोपोर्शन कैसे बनता है, मतलब कि इनका कंट्रीब्यूशन, हर स्लाइस का कंट्रीब्यूशन कितना है उस सर्कल में, वो कैसे बनता है ये आपको पता चल चुका। तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसके मार्क्स जो है 42 कर देता हूँ और इसके मार्क्स जो है 58 कर देता हूँ और इसके मार्क्स जो है 97 कर देता हूँ। और अब इसको रन करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम जो मार्क्स हैं मेरे, यहाँ पे मेरे सबसे कम मार्क्स देखिए 42 हैं, वो किस में है, इंग्लिश में है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए सबसे छोटा पोर्शन किसका बना हुआ है, इंग्लिश का बना हुआ है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो चुका है कि एक सर्कुलर चार्ट या पाई चार्ट में हर आइटम अपना प्रोपोर्शन या अपनी कंट्रीब्यूशन जो है उसको कैसे डिस्प्ले करती है। तो आई होप आपको ये पाई चार्ट के बारे में सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।